गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता। आज के क्लास में यूनिट 2 की चर्चा हम लोग करेंगे। यूनिट फर्स्ट के बाद यूनिट 2 की चर्चा करेंगे, जिसमें राजनीति शास्त्र के अध्ययन के उपागम की बात की गई है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के उपागम में यहाँ दो प्रकार के उपागमों की चर्चा की गई है, जिसमें परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम। परंपरागत उपागम के अंतर्गत हम लोग 4 उपागमों को पढ़ना है। ऐतिहासिक, संस्थात्मक, मानकीय, समाजशास्त्री उपागम को पढ़ना है। वहीं आधुनिक उपागम के अंतर्गत 2 उपागमों को पढ़ना है, व्यवहारवादी उपागम और उत्तर व्यवहारवादी उपागम। पहले हम लोग यहाँ परंपरागत उपागम की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आधुनिक उपागम की चर्चा करेंगे। परंपरागत उपागम की चर्चा करने से पहले सबसे पहले हमें ये जाना जाए कि उपागम का मतलब क्या होता है। उपागम राजनीति शास्त्र में उपागम का जो प्रयोग होता है, इसमें 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है। उपागम का किसी भी घटना की जानकारी के लिए किसी एक पद्धति को अपनाया जाता है। वह पद्धति शुरू से लेकर अंत तक उसका अनुसरण किया जाता है। दूसरी बात, जिस घटना या समस्या का अध्ययन किया जाता है, उसकी समग्र अध्ययन सामग्री क्या है, उसकी भी चर्चा होती है। और अंत में उस समस्या का या उस घटना के संदर्भ में क्या समाधान है और क्या निर्णय है, ये 3 बातें उपागम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उपागम के माध्यम से राजनीति शास्त्र की अध्ययन काफी सहज और सरल हो जाता है। और इन उपागमों को परंपरागत और आधुनिक उपागमों में के आधार में भी बांटा गया है। परंपरागत उपागम की विशेषता क्या रही कि जो परंपरागत उपागम है, उसकी सबसे पहली विशेषता यह रही कि जिसको वैज्ञानिक नहीं माना गया है। ये चिंतन मूलक है। व्यक्ति अपने तर्क और चिंतन के माध्यम से जो विषय वस्तु राजनीति शास्त्र के लिए प्रस्तुत करता है, वही परंपरागत उपागम की श्रेणी में आता है। परंपरागत उपागम में राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा होती है और उसमें मानवीय मूल्यों को ही ध्यान में रखा जाता है। ऐसे विषय जिनका समाधान और जिनका चिंतन तर्क, बुद्धि और विवेक के माध्यम से होता है, उन्हीं को विषय वस्तु के रूप में रखा जाता है। उनका सत्यापन विज्ञान की कसौटी पे बार बार उनका सत्यापन नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो परंपरागत उपागम है वह अवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, तो इनको हम लोगों को देखना है। अच्छा, उपागम के संदर्भ में एक जो विचारक है, एक विद्वान है, वह है वान डाइक। इसकी पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस ए फिलॉसफिकल एनालिसिस। पॉलिटिकल साइंस ए फिलॉसफिकल एनालिसिस, इसी में इसने व्यापक रूप से उपागम की चर्चा किया है। ठीक है, इसलिए इस पुस्तक को जानना जरूरी है कि वान डाइक की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, वह पॉलिटिकल साइंस ए फिलॉसफिकल एनालिसिस। उपागम में 4 प्रकार के उपागमों को पढ़ना परंपरागत उपागम के अंतर्गत, जिसमें पहला ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम का मतलब क्या होता है? किसी भी राजनीतिक घटनाओं को या समस्याओं को समझने के लिए उसके अतीत को जानना सबसे जरूरी होता है। वर्तमान राजनीतिक विश्लेषक भी ऐतिहासिक उपागम का अनुसरण करते हैं अपने अध्ययन में। जैसे जब भी किसी देश की राजनीतिक घटनाओं को हमें विश्लेषण करना होता है, तो उसकी राजनीतिक संस्कृति को जाना जाता है। और राजनीतिक संस्कृति में होता क्या? राजनीतिक संस्कृति में मूल्य, मानक और मानवीय संबंधों की बात उसमें होती है। क्योंकि मूल्य और मानक के आधार पर तत्कालिक समय में शासक वर्ग को वैधता कैसे मिली होती है, शासन की सहमति उनको कैसे मिला होता है, इसकी चर्चा राजनीतिक संस्कृति में होती है। बिना राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किए हुए हम किसी भी देश के राजनीतिक विश्लेषण कर पाना हमारे द्वारा संभव नहीं है। इसलिए ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत हम जब भी राजनीति शास्त्र की घटनाओं को या समस्याओं का अध्ययन करते हैं, तो उसमें अतीत को ही अध्ययन करते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में लिया जा सके, आज भारतीय राजनीति को समझना है तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी रही, नहीं समझेंगे तो वर्तमान राजनीति को हम नहीं समझ पाएंगे। अर्थात जब हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं, तो भारत के अतीत या स्वतंत्रता से पूर्व की जो बातें हैं, जैसे तिलक, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तमाम तरह के जो विचारक आंदोलन करता रहे हैं, उनके विचारों का भी प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ा है। और उसको जानने बिना वर्तमान भारतीय राजनीति को हम नहीं समझ सकते हैं। ये रहा ऐतिहासिक उपागम।
दूसरा रहा संस्थागत उपागम। संस्थागत उपागम में क्या होता है कि जो संस्था होती है, विभिन्न राजनीतिक जो संस्थाएं होती हैं, उनका संगठन क्या है, उनकी कार्यविधियां क्या है और उन कार्यविधियों को कार्यकुशल कैसे बनाया जाए, उसके संदर्भ में सुझाव दिए जाते हैं। यह संस्थात्मक उपागम का सेंट्रल आइडिया है। संस्थात्मक उपागम का इस्तेमाल करते हुए बर्नार्ड क्रिक ने एक पुस्तक लिखा, रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट। ये ब्रिटेन के विधायिका के संदर्भ में है और उसने जो पुस्तक लिखा रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट, उसमें यह भी सुझाव दिया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट आगे और कार्यकुशल तरीके से कैसे काम कर सकती है। वैली एवं सैमुअल ने एक पुस्तक लिखा, कांग्रेस एट वर्क। अमेरिका की कांग्रेस पर यह किताब लिखा और यह पूरी तरीके से संस्थात्मक उपागम का अनुसरण करके लिखा गया था। ठीक है, तो संस्थागत उपागम का मतलब क्या होता है कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं की संगठन, उसकी कार्यविधियां और उसको कार्यकुशल करने के लिए उसमें किस तरीके का परिवर्तन किया जाए, उसके संदर्भ में भी सुझाव दिया जाता है। यह हो गया संस्थात्मक उपागम। तीसरा है मानकीय उपागम। मानकीय उपागम में चूंकि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में जो है ज्यादातर शुभ अशुभ, उचित अनुचित का वर्णन किया जाता है कि राजनीति में क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा नहीं होगा, किसको उचित माना जाए, किसको अनुचित माना जाए। ये सारे जो प्रश्न हैं मनुष्य की तर्क बुद्धि और विवेक के आधार पर निश्चित होते हैं, न कि इनको जो है किसी पैमाने पे इसको सत्यापित नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति अपने विवेक से स्वतः जो है यह स्थापित करता है कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। तो राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में परंपरागत जो चिंतन रहा है, ज्यादातर ये लोग शुभ अशुभ, उचित अनुचित की बात करते रहे। जैसे प्लेटो ने अपने राजनीतिक चिंतन में बताया कि यदि आदर्श राज्य की स्थापना हो तो सबसे ज्यादा अच्छा व्यवस्था होगा, यह सबसे शुभ होगा, सबसे उचित होगा। प्लेटो की आदर्श राज्य की जो अवधारणा है, इसको सत्यापित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह राज्य की जो अवधारणा प्लेटो की विवेक और उसकी तर्क बुद्धि के आधार पर निकला है। ठीक इसी तरीके से अरस्तु ने बताया कि जो सदजीवन है वह सदजीवन राज्य के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। राज्य एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति के सद्गुण को और सदजीवन को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्य के शुभ होने और व्यक्ति के लिए हितकर होना बताना अरस्तु के लिए क्या है, यह भी एक तर्क बुद्धि पर आधारित है। ठीक इसी तरीके से मार्क्स ने बताया कि सर्वोत्तम सामाजिक व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था ही हो सकती है। यह क्या है, यह भी उसकी तर्क और बुद्धि पे ही आधारित सोच है जो राजनीतिक चिंतन से संबंधित है। और साम्यवादी व्यवस्था में इसने बताया कि साम्यवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें शोषण नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरीके से राजनीतिक चिंतन प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, तमाम तरह के जो भी राजनीतिक विचारक हैं वह मानकीय उपागम का सहारा लेके अपने राजनीतिक चिंतन की शुरुआत किया या राजनीतिक चिंतन दिया। लास्ट में हम लोग समाजशास्त्रीय उपागम की चर्चा करेंगे। समाजशास्त्रीय उपागम जो है एक ऐसा उपागम है जिसको सादृश्य उपागम भी कहा जाता है, एनालॉजिकल या सादृश्य उपागम कहते हैं। सादृश्य उपागम का मतलब ये होता है एक को दूसरे के साथ समानता स्थापित करके उसकी वर्णन करना। ये समाजशास्त्रीय उपागम की अवधारणा सेंट्रल आइडिया। एक का दूसरे के साथ समानता स्थापित करके उसके बारे में जो वर्णन किया जाता है वह है समाजशास्त्रीय उपागम। जैसे जब भी हम राज्य की चर्चा करते हैं तो राज्य की समानता मनुष्य से करके किया जाता है और समाजशास्त्र में ही नहीं राजनीति शास्त्र में हुआ। जैसे प्लेटो ने राज्य की चर्चा क्या कहा, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। यह एक सादरी सिद्धांत है, अर्थात राज्य की उन्नति, राज्य की उत्पत्ति, राज्य की कार्यविधियां, व्यक्ति की उन्नति, व्यक्ति की कार्यविधियों के आधार पे समानता स्थापित करके राज्य के बारे में जो वर्णन किया जाता है वह एक प्रकार का समाजशास्त्रीय उपागम के अंतर्गत आता है। इस तरीके से राजनीति शास्त्र के अध्ययन के उपागम में जो परंपरागत उपागम रहा उसमें ऐतिहासिक, संस्थागत और मानकीय तथा समाजशास्त्रीय उपागम ये समाप्त हुआ। यह जो हमारा टॉपिक है यह 1 नंबर की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ये 5 नंबर और लिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से किसी एक का पूछ देगा या
पूर्णतः आपको परंपरागत उपागम के बारे में बोल रहे हैं। परंपरागत उपागम की चर्चा कीजिए, जिसमें इन चारों को नाम लिख के, ठीक है, इन चारों का नाम लिखकर थोड़े थोड़े बारे में लिख दिया जाएगा, तो हमारा पूरा का पूरा प्रश्न का उत्तर तैयार हो जाएगा। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के जो परंपरागत उपागम है, इसके बाद हम आधुनिक उपागम की चर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के उपागम में आधुनिक उपागम की जो शुरुआत है, यह 1945 के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद माना जाता है। आधुनिक उपागम के अंतर्गत दो उपागम को पढ़ना है, व्यवहारवादी उपागम और उत्तर व्यवहारवादी उपागम। आधुनिक उपागम की शुरुआत 1945 से माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत 1945 से पहले हो चुका था और इसकी शुरुआत करने में दो विचारकों का महत्वपूर्ण रोल रहा। क्योंकि आधुनिक उपागम था, यह परंपरागत उपागम से अलग था और राजनीति शास्त्र के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने की दृष्टि में जो परिवर्तन किए गए उसी को आधुनिक उपागम की श्रेणी में रखा गया। इनका यह मानना था कि जो राजनीति शास्त्र के अध्ययन की परंपरागत अध्ययन है वो अपर्याप्त है, उसके माध्यम से राजनीति शास्त्र का अध्ययन सही से नहीं हो सकता है। तो आधुनिक उपागम को शुरू करने में ग्राहम बैलाश और आर्थर बेंटले का महत्वपूर्ण रोल है। ग्राहम बैलाश ने पुस्तक लिखा ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, इसी में इसने राजनीतिक विज्ञान को मनोविज्ञान की प्रेरणा से व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन की प्रधानता दिया। मनोविज्ञान को सहारा लिया क्योंकि इनका मानना था कि राजनीति शास्त्र अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंधित है और राजनीति का अध्ययन करने के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की भी सहारा लेना जरूरी है। इसने मनोविज्ञान की प्रेरणा से व्यक्ति के व्यवहार को अध्ययन की प्रधानता थी, न कि किसी संस्था की। उसी तरह आर्थर बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट लिखा और इसमें जो है समाजशास्त्र की मदद से समूहों के व्यवहार का अध्ययन किया। इस तरीके से जो आधुनिक उपागम बना, यह संस्थाओं के अध्ययन करने पे नहीं बल्कि संस्थाओं को जो संचालित करने वाले लोग हैं उनकी कार्यविधियां और व्यवहारों का अध्ययन करना अपने अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बना है। जैसे राजनीतिक संस्था विधायक और कार्यपालिकाओं का अध्ययन करने की जगह पे जो विधायक में सांसद हैं, मंत्री हैं, इनका व्यवहार कैसा है उसको अध्ययन करके हम राजनीति शास्त्र की सही अध्ययन कर पाएंगे। यह आधुनिक उपागम के अंतर्गत रखा गया। आधुनिक उपागम में सबसे पहला व्यवहारवादी उपागम है और दूसरा उत्तर व्यवहारवादी उपागम है। व्यवहारवादी उपागम अर्थात वह उपागम है जिसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन बनाने की दिशा में प्रयास किया और इसके महत्वपूर्ण समर्थक हैं चार्ल्स मैरियम, जिसने अपनी पुस्तक लिखा न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। दूसरा है शिकागो स्कूल, तीसरा रॉबर्ट ए डॉल, चौथा डेविड स्टन और हाइज यूलो। ये ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी उपागम का समर्थन किया। व्यवहारवादी उपागम का मूल्य मान्यता क्या है? इसका मूल्य मान्यता यह है कि अध्ययन और शोध की जो मूल इकाई है, राजनीति शास्त्र में जो अध्ययन किया जाए, जो शोध किया जाए, किसी राजनीतिक संस्थाओं की नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यवहार को ही शोध का विषय बनाया जाए। आगे जो है इसकी अन्य मान्यताओं को हम देखेंगे। व्यवहारवादी उपागम की जो दूसरी मान्यता है वह जो अध्ययन और शोध हो वह मूल्य निरपेक्ष हो, तथ्य परक हो, मूल्य का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तीसरी है राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विषयों के साथ संबंध है, उन विषयों के संबंधों के सहारे हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन करेंगे। चौथा मानवीय व्यवहार के पर्यवेक्षक और विश्लेषण के लिए सांख्यिकी और परिणात्मक पद्धति का प्रयोग। मानवीय व्यवहार के पर्यवेक्षक और विश्लेषण के लिए सांख्यिकी और परिणात्मक पद्धति का प्रयोग करके हम अपने अध्ययन को वैज्ञानिक बनाएंगे। जो हमारा राजनीति शास्त्र का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल अनुभवपरक सिद्धांत होना चाहिए, जिसका सत्यापन बार बार अन्य समय में हम कर सकें। ये व्यवहारवादी उपागम का मान्यता रहा। अब जो हम लोग उत्तर व्यवहारवाद की चर्चा करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद, वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद का जनक डेविड स्टन को ही माना जाता है, चूंकि यह व्यवहारवादी भी है और इसी ने व्यवहारवाद में समय के अनुरूप आए विसंगतियों को दूर करने के लिए जो विचार इसने दिया उसी विचार को उत्तर व्यवहारवाद कहा गया।
1969 में अमेरिका में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण के दौरान जो इसने व्यवहारवाद की कमियों को दर्शाया और उसमें सुधार के जो प्रयास बताए, वही जो है उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत मानी जाती है या उत्तर व्यवहारवाद की उपागम माना जाता है। डेविड स्टर्न ने बताया कि जो व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय बनाने की सोच में जो प्रयास किए जा रहे हैं, उस प्रयास का कोई सार्थक परिणाम राजनीति शास्त्र को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो अनुसंधान है और जो चिंतन और विश्वविद्यालय के परिसर के भवनों में किए जाते हैं, समाज में क्या घटनाएं घट रही हैं उससे उनकी कोई ताना बाना नहीं है। उसने बताया कि तत्कालिक समय में तमाम सारी ऐसी समस्याएं बरकरार थी जिसके बारे में राजनीतिक चिंतन करना आवश्यक था, जो हम शोध के कारण उस पर विचार विमर्श नहीं कर पा रहे थे। अमेरिका के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, वियतनाम में लड़ाई चल रही थी, वर्तमान विश्व के सामने तमाम तरह की समस्याएं उपस्थिति थी जिनके बारे में राजनीतिक चिंतन विचार नहीं कर पा रहे थे। अर्थात यह जरूरी है कि हमें उसने बताया कि उन शोध का क्या मतलब है जब हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा कि व्यवहारवादी उपागम की दो बातें जरूरी है, एक उसकी प्रासंगिकता पे हमको बल देना चाहिए और उसकी कार्रवाई पे बल देना चाहिए। किसी भी शोध का मतलब उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए समस्या समाधान में, और उसकी कार्रवाई भी हम कर सकें। इस दृष्टि से हमें किसी चीज का अध्ययन करना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना किया, लेकिन परंपरागत उपागम का समर्थन नहीं किया। हाँ, इसने यह बताया कि तथ्यों पे जो हमारा अध्ययन होता है, अब हमें मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। सामाजिक मूल्यों को ज्ञान जरूरी है और सामाजिक मूल्यों का अध्ययन किए बिना हम जो है राजनीति शास्त्र की समग्र अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो है राजनीति शास्त्र के अध्ययन के उपागम का दोनों टॉपिक पूरा हो गया, परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम। मैं आपसे विनम्र निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि आप जो है हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी जो है आपका सिलेबस का संपूर्ण जो टॉपिक है वो आपको तैयार होगा। अभी मैं प्रश्न नहीं दे रहा हूं, नहीं बना रहा हूं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि समय का अभाव है। सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूं कि जितने सिलेबस के आपके पाठ्यक्रम है उसको लेक्चर के माध्यम से बता दूं, और लास्ट में सारे टॉपिकों से संबंधित 2-3 वीडियो मैं बनाकर, प्रश्नों का वीडियो बनाकर एक साथ दे दूंगा उसका सॉल्यूशन के साथ, तब आप उसका अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, इसके बदले मैं ये कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कम से कम ही किए हैं। इसलिए आपसे मैं आशा रखता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।